जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो चौड़ी रोड है 24 मीटर रोड है और इसके दोनों तरफ ये हाई राइज बिल्डिंग है। इधर ये फ्यूजन है, इधर ये दूसरे बिल्डर हैं। तो ये सारी जो लैंड है ये हमारे खुद के सैनी गांव की है, जो आज से 20 साल पहले यहाँ पे हरी भरी लहलाती हुई फसल हुआ करती थी। अब वो सब कुछ खत्म है। पवन शर्मा का परिवार पीढ़ियों से किसानी कर रहा है। उन्हें भरे पूरे खेतिहर समुदाय के बीच अपना बचपन याद है। उनका गांव सैनी अपने हरे भरे लहलाते खेतों के लिए मशहूर था। क्योंकि आज से 20 साल पहले जब हम अपने घरों में यहाँ खेती करते थे तो हमारे ट्यूबवेल का या यहीं का पानी होता था जो बिल्कुल शुद्ध पानी था। क्योंकि ना तो यहाँ कोई, चूँकि जंगल सभी गांवों का था, तो पानी की जो शुद्धता थी और जो उसमें मिनरल्स थे या सब थे वो भरपूर थे। दूसरा जो हम खाद इस्तेमाल करते थे हम अपने ही पशुओं का, और देसी खाद कल्टीवेट होकर उसी से बहुत अच्छी फसल उगती थी। और उसकी जो क्वालिटी थी, शुद्धता और जो पौष्टिकता थी, वो आज के मुकाबले बहुत बेहतर थी। सैनी गांव अब दिल्ली के करीब बस रहे ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। यहाँ से गुजरते हुए कल्पना कर पाना मुश्किल है कि पवन शर्मा के बचपन में ये जगह कैसी दिखती होगी। अब यहाँ कोई खेत नहीं बचा। पवन शर्मा अब कानूनी राय ले रहे हैं। गांव के अन्य लोगों की तरह उनकी जमीन भी भू अधिग्रहण कानून के अर्जेंसी क्लॉज के तहत ली गई थी। इस कानून के जरिए स्थानीय प्रशासन तक को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निजी जमीन लेने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक ऋत्विक दत्ता के मुताबिक कई मामलों में इस नियम को सही नहीं ठहराया जा सकता। In 99% of the cases that I've seen, 99% मामलों में आपात स्थितियों की संतोषजनक वजह नहीं मिल पाती। अर्जेंसी कानून तो किसी विपदा, युद्ध, भूकंप और पुनर्वास जैसी आपात स्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। एयरपोर्ट या रियल एस्टेट के लिए अर्जेंसी नहीं हो सकती। अचानक आपको कहीं सड़क चाहिए तो वह अर्जेंसी नहीं हो सकती। आज यही हो रहा है। so this is what has today happened. अनुमान है कि 3 करोड़ 70 लाख की आबादी के साथ 2030 तक भारतीय राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होगा। लेकिन इसकी सीमाओं का विस्तार और ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन इलाका अधिकांश देहात को निगल चुका है, जहां कभी लहलहाते हुए खेत हुआ करते थे। उत्तरी दिल्ली के कस्बाई इलाके बाजितपुर ठकरान को ही लीजिए। यहाँ सिकुड़ती जमीनों और खेती में कम होते मुनाफे की वजह से स्थानीय किसान बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त में लगे लोगों को और क्या चाहिए? एक रीजन ये होता है कि फार्मिंग से आती है एक लिमिटेड इनकम। फिर उसके बाद ये होता है कि कहीं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन वाइज कहीं इन्वेस्ट करे, कहीं किसी फार्मिंग लैंड में, किसी कमर्शियल प्लॉट में, किसी फ्लैट में। तो प्लस रिक्वायरमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है एक रीजन रहते हैं। पीढ़ियों से किसानी करते आ रहे सतपाल ठकरान के परिवार ने 2012 में महसूस किया कि अब खेती से गुजारा नहीं हो पाएगा और उन्होंने जमीन बेच दी। अब ठकरान गांव में ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। जानकार कहते हैं कि शहरीकरण तो हर हाल में होगा, लेकिन ये काम जिम्मेदारी से होना चाहिए ताकि ऐसा नुकसान ना हो जिसे फिर ठीक ना किया जा सके। शहरों का विस्तार करना ही है तो वो खराब गुणवत्ता वाली जमीन पर किया जा सकता है। ऐसी जमीनें सभी बसाहटों में होती हैं और उनकी निशानदेही का काम विकास परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों का है। फिर इन्हीं इलाकों में शहरी विकास की परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि खेती और बागवानी के लिए न्यूनतम इतने प्रतिशत जमीन संरक्षित रखी जाएगी। ये बहुत जरूरी है। that is of great importance क्योंकि ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था हासिल करने के चक्कर में हमें अपना खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ जाए। जमीन के इस्तेमाल में ये बदलाव एक और बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत में
खाद्यान्न उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला भूभाग 30,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा सिकुड़ चुका है। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय विविधता के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? तो ये पूरा फर्टाइल एरिया कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जो पैदावार है, जो हमारी सब्जियों की पैदावार है, हमारे खाद्यान्न की पैदावार है। इसलिए इसका कोई अल्टरनेट देखना होगा। वो खुद भी एक विकल्प पर काम कर रहे हैं। विक्रांत तोंगड़ ने ग्रेटर नोएडा में सामुदायिक खेती का मॉडल शुरू किया है। नॉर्मल है। कीड़े कितने लगते हैं? शहर के लोग पास के खेड़ी भनौता इलाके में घटी दरों पर खेती की जमीन पट्टे पर ले सकते हैं और वहां फसलें उगा सकते हैं। ग्रुप फार्मिंग का मतलब है कि 8 से 10 फैमिलीज को एक साथ जोड़ना और एक माली उनके लिए हायर करना, आधे से 1 एकड़ का जमीन का हिस्सा लेना और उसमें उसी ग्रुप के लिए, उन्हीं फैमिलीज के लिए, 8 से 9 फैमिलीज के लिए ही सब्जियां उगाना। कमर्शियली कहीं बाहर नहीं बेचने की जरूरत पड़ती। वीकली हार्वेस्ट करके हर एक फैमिली अपने लिए सब्जियां ले जाती है। उम्मीद है ऐसे कदमों से खेती की जमीन को बचाया जा सकता है और बढ़ती हुई शहरी आबादी भी अपना भोजन उगाकर उसके फायदे उठा सकती है।